सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कमीशन के तनाज़े को लेकर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का जो प्रोसेस चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात है वो ये कि दोनों जानिब से ही इस बात को ज़रूर तस्लीम किया जा रहा है कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। इरफान सिद्दीकी साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये कहा था कि मुज़ाकरात की तरफ ही वापस आएंगे, यही दरवाज़ा है, इसी तरफ आपको आना पड़ेगा। और आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए थे, ये बेहतर रास्ता था। लेकिन बहरहाल हम सिर्फ फ़ोटो सेशंस के लिए तो नहीं जा सकते। कमीशन का तनाज़ा है वो हल होता नज़र नहीं आ रहा। 7 दिन दिए थे हुकूमत को, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद में कह दिया गया कि ये मुमकिन नहीं है। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि बहुत चीज़ें तय होनी थी इस कमीशन के मामले को लेकर। जजेस कौन से होने हैं, क्या TORs होने हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल पर जब हुकूमत कमीशन नहीं बनाएगी तो फिर हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। और हुकूमत की जानिब से भी जवाबात तो भरपूर ही दिए जा रहे हैं। आज़मा बुखारी हों, फैसल करीम कुंडी हों, या फिर हुकूमत के कोई भी रहनुमा, तमाम ही तुंदो तेज़ बयानात दिए जा रहे हैं। आज़मा बुखारी साहबा ने कहा आप लोग बाहर निकलते नहीं हैं और आप लोगों के लिए अब लोग भी निकलना पसंद नहीं करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा कि NRO तो नहीं मिलेगा, जो केसेस के फैसले हैं वो अदालत से होने हैं। तो क्या इस तरह के तुंदो तेज़ जवाबन जो बयानात दिए जा रहे हैं उनके साए तले मुज़ाकरात हो सकते हैं? फिर आगे चलकर हम बात करेंगे प्रोग्राम में 26वीं तरमीम के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अदालतों में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया, ये भी जान लीजिए। PTI का ये मौक़िफ़ है कि जो आइन की बुनियादी रूह है, खदो खाल है, उसको तब्दील किया गया। दरख्वास्त में मज़ीद उन्होंने कहा कि अदलिया की जो आज़ादी है वो आइन का बुनियादी जुज़ है और इसके ख़िलाफ़ कोई तरमीम नहीं की जा सकती है। कानूनी पॉइंट्स क्या हैं, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे पीका कानून के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इसको बेहतर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुशावरत कर लेती अगर सहाफ़ती तंजीमों से और डिजिटल सहाफ़ियों से भी तो ज़्यादा बेहतर होता, और मुशावरत के ज़रिए ही अच्छे फ़ैसले किए जा सकते हैं। इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से अहमद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उस्मा कारदार साहब ने हमें ज्वाइन किया। उस्मा साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं कादिर खान मंदुखेल साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फ़ोटो सेशन को तो नहीं किया जा सकता। सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए नहीं बैठ सकते। हुकूमत भी ये कह रही है कि दरवाज़ा यही है मुज़ाकरात का, इसी में आना पड़ेगा आपको। लेकिन जो तुंदो तेज़ बयानात हैं दोनों जानिब से, इन बयानात के साए तले क्या मुज़ाकरात का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। सियासी पार्टियों के बीच में इख्तलाफात भी होती है, तंदो तेज़ जुमले भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, मगर उसके बाद आखिरी जो हल है वो टेबल टॉक है। अगर कोई सियासी पार्टी हो, अगर कोई सियासी सोच बूझ रखता हो तो यकीनन वो मुज़ाकरात भी यकीन करती है। PTI की जो 2 मुतालबात आए थे, गो कि वो दोनों एक ही मुतालबा है कि खान की रिहाई, यानी आप 9 मई की और उसके केसेस ख़त्म करो तो खान की रिहाई। शुरू में उन्होंने खान का नाम लिया था, बाद में उन्होंने कारकुनों को भी साथ शामिल कर दिया। फिर जब हुकूमत ने हुकूमत ने बाकायदा तहरीर उसे पूछा, उसे मांगा, तो उन्होंने सिर्फ कारकुनान लिख दिए। यकीनन असीरान लिख दिया। असीरान के अंदर इमरान खान साहब भी आते हैं। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी या है कि आगे चल के वो इस 2 पॉइंट एजेंडे से आगे निकलेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे PTI का जो मुतालबा था या जो उनका नारा था या उनके जो खदशात थे वो फॉर्म 47 था, और उससे पहले उनका साइफर था, अमरीकी मुदाखलत था, करप्शन था और 26वीं तरमीम थी। तो ये सारी चीज़ें तो फंसे पुश चली गई ना। अब तो इनका एक ही मुतालबा है कि खान को रिहा कर दो। अगर कौमी असम्बली में इनके जो एहतजाज हो रहा है वो भी 1 पॉइंट एजेंडा है कि खान की रिहाई करो। और खान को जब 14 साल सजा हो गई है तो 4 आदमी नहीं निकले। 14 आदमी तो दूर की बात है, 4 आदमी भी नहीं निकले। तो ये अहमद ओवैस साहब बताएंगे इन्हें कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ 11 साल से इनकी हुकूमत है, वहाँ तो 4 आदमी भी नहीं निकले।
तो ये समझे पंजाब को तो पहले ही इनका खत्म हो चुका है, सिंध में तो पहले ही कुछ नहीं इनका, बलूचिस्तान तो पहले ही इनका सफाया हो चुका है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को अब मजीद जो है ना सियासी जो है ना वो सोच रख के आगे बढ़ना चाहिए। और जब उनको अच्छी तरह पता चले कि नहीं सारी अरबे तो इस्तेमाल कर लिए है, उन्होंने फौजी तनसीबात को भी जला के देख लिए, कोर कमांडर हाउसेस को भी जला के देख लिए, पीटीयू को भी आग लगा के देख लिए, शोधा की यादगारों को भी आग लगा के देख लिए, और आईएमएफ को खतूत लिख के और एहतजाज कभी कर लिए, अरबा इस्तेमाल कर लिए। अब उसके पास कौन सा अरबा रह गया है? सोशल मीडिया के जरिए जो तूफानी बदतमीजी करे वो भी करके देख लिया है। तो अब उनके पास कौन सा अरबा रह गया है? अब उनके पास कोई अरबा नहीं है। तो मैं फिर भी उम्मीद हूँ कि वो सियासी मैदान में आके, लेकिन सवाल ये है कि जो अभी 2 दिन पहले जो गौर खान साहब ने बतौसत से इमरान खान साहब को जो ये सारी चीज़ें मुस्तरद कर दी है कि हम नहीं करेंगे, मुज़ाकरात ख़त्म करेंगे, तो उस तरह में जो चोर दरवाजे से जिसको बैकडोर डिप्लोमेसी भी कहेंगे वहाँ उनके नाकाम हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट से तो ये जो दावे कर रहे थे कि उनके गौर खान जो चुप के मिल रहा था, और आप देख रहे हैं पेशावर में जब अमन के यहाँ से जो तकरीब थी उसमें गौर खान मौजूद थे मगर वो वीडियो में नहीं आए। तो इसका मतलब प्री प्लान नहीं है, इसका मतलब उनके कहने पे नहीं है कि भाई मेरा जो है ना वो ना शामिल कर ले, तस्वीर ना शामिल कर ले। तो ये सारी चीज़ें तो इस बात की निशानदेही कर रही है। और दूसरी बात ये कि गौर खान गंडापुर साहब और बुशरा बीबी की बातचीत जो चल रही थी वो भी सबको पता है। और फिर उसके अलावा खुद खान साहब के पास जब मीडिया पर्सन ने उसे पूछा कि बड़े बड़े गाड़ियों में जवाब के पास लोग आते वो कौन है, तो वो मुस्कुरा के बात टाल देते थे, जवाब नहीं देते थे। तो इसका मतलब ये कि इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी या जिसको चोर दरवाजा कहेंगे वो मुज़ाकरा चल रही थी। लेकिन लगता ये है कि उन्होंने 7 डेज और 7 वर्किंग डेज का इंतजार न किए बगैर जो है ना उन्होंने ऐलान कर दी, क्योंकि लगता है कि उनकी चोर दरवाजा एक मरतबा फिर बंद हो चुका है। अहमद अवैस साहब, एक तो कादिर खान मंदुखेल साहब ने भी आपकी तरफ कानूनी पॉइंट एक उठा दिया, आप खुद भी एक कानूनी माहिर हैं, ज़रा बताएगा कि 7 वर्किंग डेज़ का जो वो बता रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? अच्छा, दूसरा ये कि बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बेहतर ऑप्शन होना चाहिए था, तो फिर राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं जब आप ही तस्लीम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक सिर्फ जो हमारे अजीज दोस्त कादिर मंदुखेल साहब ने जो बात की है उसके जवाब में सिर्फ एक शेर मैं अर्ज करूंगा, उसके बाद मैं फिर आपकी बात का भी जवाब देता हूँ जी। कि पीटीआई के मुतालिक जो कुछ उन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया कि जी ये उनकी ये ऑप्शन ख़त्म हो गई, ये ऑप्शन ख़त्म हो गई और उनके अब तो कोई बंदा भी बाहर नहीं निकला। देखिए, ये बंदा बाहर वाली बात हो, ये तो एक कानून का क्योंकि फैसला हुआ, हम अदालत में जाएंगे। ये तो हमारे पास ऑप्शन जो हैं ये तो मौजूद हैं किसी वक्त भी। और एक शेर सिर्फ ये सुनाऊंगा कि हमारी खामोशी बस दिल से लब तक एक वक्फा है, ये तूफान है जो पल भर बर लबे साहिल ठहर जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि अब आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुज़ाकरात हों, कोई बात हो, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये दुनिया टाइम बाउंड है। इस दुनिया का तमाम निज़ाम जो है ना वो टाइम बाउंड है। हाँ, एक और जहान है अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हुआ, वो जहान जो है वो टाइमलेस है। लेकिन यहाँ हैं तो हम टाइम बाउंड होकर रहेंगे। ये टाइमलेस वाली बात यहाँ नहीं चलेगी और इनकी ऑप्शन पे भी नहीं चलेगी। ये एरोगेंस जो है अपने अपने पास रखें, इस वाले एरोगेंस से तो कुछ भी नहीं होगा। और इनका ख्याल है कि हमारी ऑप्शन खत्म हो गई है। हमारे पास बहुत ऑप्शन मौजूद है और अभी जब ऑप्शन यके बाद दीगरे जब शुरू होंगी फिर इनको एहसास होगा। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन में तो अभी 12 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो हैं वो भी एक बहुत बड़ी ऑप्शन है जो अभी हम सवाल नहीं कर रहे। बज़ाहिर तो अहमद साहब ऐसे लग रहा है कि सारे कार्ड्स खत्म हो चुके हैं पीटीआई के पास। ये नहीं, बज़ाहिर लग रहा है ना, लेकिन खत्म नहीं हुए। खत्म हुए होते तो हम कहते कि हाँ जी हम बैठते हैं, हमारे कोई कार्ड खत्म नहीं हुए। अब तो आप लोगों को जो 20 जनवरी का इंतजार था वो भी गुजर गई, उस पर भी हुकूमत यही कह रही है कि मायूसी होनी थी, हुई। अब कौन से करते रहे इसी में, इसी खुश ख्याली में रहें और जिंदगी और वक्त गुजार दें, कोई बात नहीं। ये वक्त बता देगा आपको कि हमारे पास कितनी ऑप्शन मौजूद हैं और हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये पानी के बुलबुले के ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी हकीकत तो है ही कुछ नहीं।
जो बंदे जो है सारी दुनिया में हम एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं। यूरोपियन यूनियन हमारे पे हंसती है, कॉमनवेल्थ हमारे पे हंसती है, अमेरिका के जो है वो सारी दुनिया के लोग हम पे हंसते हैं कि दुनिया में एक वाहिद मुल्क है कि जो हार के झूठे ओथ की बुनियाद पे हुकूमत बना के बैठे हुए। तमाशा हो रहा है पाकिस्तान में लगा हुआ सारा। तो ये क्या समझते हैं अपने आप को? कोई फर्क बात नहीं अगर ये समझते हैं कि ऐसे ही। ठीक है, मैं कमीशन के हवाले से आपसे बात करता हूँ, जरा उस्मा कारदार साहबा को भी डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। उस्मा साहबा, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कमीशन के मामले को लेकर हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी, क्या दुरुस्त है ये? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इनवाइट किया मुझे। जवाद, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं देखी जो कि जाके पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अपने ही मुल्क को बदनाम करने पे तुल जाए। उनका एक ही एजेंडा हो कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जाके पूरी दुनिया में हमने एक मुहिम चलानी है, उसके इदारों के खिलाफ हमने घटिया तरीन किस्म की मुहिम चलानी है और लोगों को ये कहना है कि जी बदतरीन आपका जो मुल्क है ना इस वक्त वो पाकिस्तान है, बाकी दुनिया तो बहुत बेहतरीन है और इनका इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। आपने देख लिया कि जो इन्होंने जाके हर सेनेटर के पाँव पड़े हैं, हर कांग्रेसमैन के ये पाँव पड़े हैं, लॉबिंग फर्म्स इन्होंने हायर किए हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान में तो अब इनके लिए कोई नहीं निकलता। ये जो कह रहे हैं ना कि 12 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे जो अवाम है ये हमारे साथ हैं, तो भाई साहब मैं इनको बता दूं कि आपको टोटल करोड़ एक वोट पड़ा था, बाकी किसी ने आपको वोट नहीं दिया। और अब उन लोगों ने भी, उनको समझ आ गई है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस पार्टी ने और इनके लीडरान ने तबाह कर दिया है। वो जेलों में सड़ खप गए हैं, उनका बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं रहा है। तो अब कोई ना इनके लिए निकलता है और ना इनके लिए कोई बात करता है। ये एक सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह गई है। बहरहाल इनका जो एक वो जो था ना 45, 47 वो बयानिया भी पिट गया है। अगर उसमें कोई दमखम होता ना तो फिर इन मुज़ाकरात में शायद वो भी शामिल किया होता, लेकिन वो तो है ही नहीं शामिल। तो इसका मतलब वो फारिग है, खत्म हो गया है। इनको क्या हासिल हुआ? इन्होंने 9 मई किया, क्या हासिल हुआ? सजाएं हुई। अब बानी साहब को भी सजा जो है नजर आ रही है, उनको सामने दीवार पे लिखा हुआ नजर आ गया है कि एक बंद गली में मैं पहुंच गया हूँ, अब इसके बाद मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे जो मैंने रियासत के खिलाफ हमले करवाए, लोगों को गुमराह किया, उसका मुझे अब जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये तो वो दुश्मन का बयानिया है ना, जो आप किसी मेरे ख्याल में ऐसे आप टीटीपी वगैरह से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके कौमी सलामती के इदारों के ऊपर पै दर पै हमले करें, आपके वफाक पे पै दर पै हमले करें और आप ही के रेंजर्स को और आप ही के पुलिस एहलकारों को वो जो है वो शहीद करें। चलिए, लेकिन ये तो हुकूमत का बयानिया है बिल्कुल उस्मा साहिबा। अच्छा, अब ये बताइए कि जिस तरह के स्पीकर ने मीटिंग कॉल कर रखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठने से इनकार कर रही है, उसका मौक़िफ़ है कि हम फोटो सेशन के लिए तो बैठ नहीं सकते हैं, कमीशन का जो तनाज़ा है उसको सॉल्व होता देख रही हैं आप? देखिए, बात सारी ये है कि ये अपना जो इनकी जो एक रेप्यूटेशन है ये उस पे कायम और दायम है, वो है यू टर्न लेने वाली। इन्होंने कहा था 7 दिन वर्किंग डेज। अब वो 7 वर्किंग डेज अगर आप हिसाब लगाएं तो 31 को खत्म होते हैं। चलिए, मान लिया जाए, मैं मधुखेल साहब की तरफ भी ये सवाल लेकर आऊंगा, 2 या 3 दिन आपको मजीद मिल जाएंगे तो क्या उसके बाद कमीशन बनाने की तरफ आ जाएगी हुकूमत? देखिए, बातचीत चल रही थी, अभी बातचीत हमने कोई ना तो नहीं की थी, हम तो गए हैं वहां पे। बैरिस्टर गौहर साहब तो कह रहे हैं कि जब कमीशन के मामले पर बात ही नहीं होनी तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए आना, तो उसके लिए तो आना फायदा नहीं है। तो जो पहले 2-3 सेशन हुए हैं वो क्या फोटो सेशन ही हुए? कमीशन के मुतालिक भी बात हो रही थी, लेकिन इनके फरमाइशी प्रोग्राम और इनकी निकाह वाली शर्तों के साथ तो बात नहीं होगी। अगर कमीशन की बात होगी तो वो 2 तरफा बातचीत होगी, उसमें न्यूट्रल जजेस की बातचीत होगी, उसमें और से बहुत खतोखाल आएंगे और फिर देखा जाएगा कि भी क्या लाए अमल से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो खिल साहब, आप क्या समझते हैं ये जो कमीशन का तनाज़ा है जिस पर हुकूमत ने कानूनी पॉइंट सामने रखे हैं, वो हुकूमत के पॉइंट्स दुरुस्त हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं कि कमीशन बनाया जाए, जबकि केसेस पे फैसले भी आ चुके हैं और अदालतों में भी ज़ेर अल्तवा भी हैं, तो क्या मुमकिन है ये कानूनी तौर पर? देखिए, कानूनी तौर पे कमीशन बन सकता है, लेकिन फरमाइशी कमीशन नहीं बन सकता है। उसकी वजह ये कि कमीशन हुकूमत का इख्तियार है 1956 के कानून के मुताबिक, जो 2018 में
उसमें तरमीम भी हो गई है। उसमें यह है कि वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या सूबे के चीफ जस्टिस को ये लेटर लिख के तो वो एक जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का इख्तियार है। दूसरा कानूनी पॉइंट ये है कि पीटीआई का मुतालबा है कि टॉप 3 जजेस ये कमीशन का फैसला करें, तो ये इख्तियार तो कानून में कोई नहीं है। और टॉप 3 ये क्यों कह रहे हैं, सबको पता है कि 3 में से 2 इनके फेवर के हैं। और दूसरी बात ये कि कमीशन वहाँ बनती है जहाँ कोई वहाँ मौजूद हो, जहाँ कोई चीज़ क्लियर नहीं हो। तो क्या जो पीटीआई के लोगों ने अपनी मोबाइल से वीडियो बनाया है और अपनी सोशल मीडिया पे अपनी पेज पे उन्होंने अपलोड किया है, उसमें से कोई जाली है तो भी पीटीआई ने कभी क्लेम नहीं किया है। जो लोगों ने जलाओ गिराव किए है इमरान खान के जो भांजे थे एहसान न्याजी और एम आलम के जहाज को जो जला है, या कर्नल शेर खान की मुजस्मे को जला, या पीटीवी रेडियो पेशावर के ऊपर जो हमला किया है, उसमें से तो कोई इनकार नहीं किया है। वो सब के सब पीटीआई के लोग थे और रुखसाने वाले भी पीटीआई के जो रहनुमा थे। तो कमीशन किस बात की बनेगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आपने ये सारी चीज़ें एक तरफ रख के आपका जो मेन मुतालबा था वो तो फॉर्म 47 का था, क्या वो दुरुस्त था? आपका तो मेन मुतालबा था कि अमरीकी मुदाखलत है, क्या वो मुदाखलत नहीं है? आपका तो मेन मसला साइफर का था, क्या अब वो नहीं रहा? आपका तो मेन मसला था करप्शन। वो सारी चीज़ें छोड़ के आपका 1 पॉइंट एजेंडा है कि खान को रिहा कर दो, क्योंकि जब आपको हुकूमत ने तहरीरी तौर पे मांगा तो आपने असीरान रख दिए। नहीं तो पहले दिन से आपका ये इमरान खान और आपके तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने कई चैनल पे ये कह चुका है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खान और बाकी कैदियों को रिहाई हो जाए, जिस तरह ट्रंप ने अपने लोगों को रिहा करा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ ये दोनों जो मुतालबात थे वो फजूल के थे। आपको लगता है फजूल मुतालबात हैं? इसी पर अहमद अवैस साहब का भी जवाब लेना है। बिल्कुल ठीक है, नामुमकिन आपने बता दिया ये है। अहमद अवैस साहब से इसका जवाब लेंगे, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर जो कानूनी नुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उस पर हुकूमत अपना रही है, क्या वो दुरुस्त है? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था, जो कादिर खान मंदोखेल साहब ने जवाब दिया कि कमीशन बन सकता है, लेकिन उस तरह नहीं बन सकता जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरमाइशी कमीशन चाह रही है। ना ही कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस तरीके से पास हो सकता है। हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। जो कानूनी पॉइंट्स हुकूमत की जानिब से सामने आए हैं उस पर अहमद अवैस साहब का जवाब लेते हैं। अहमद साहब, आप भी कानूनी माहिर हैं, ज़रा बताइएगा जो कानूनी नुक्ते अभी अब से कुछ देर पहले मंदोखेल साहब ने उठाए और उससे पहले जो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से इरफान सिद्दीकी साहब या जो भी हुकूमत के रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉइंट्स उठाते रहे, वो दुरुस्त है? फरमाइशी कमीशन आप लोग चाह रहे हैं वो नहीं बन सकता। देखिए, ये आपने जिस तरह फरमाया कि जी ये कह रहे हैं कि जी कमीशन उस तरह नहीं बन सकता, मैं कहता हूँ उस तरह नहीं बन सकता, आप इस तरह बना लें। आप कमीशन बनाएंगे तो अगला स्टेप जो होगा चलेगा। अगर यहाँ पे इस तरह से चलाएंगे ना कि 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद आप कहें कि जी अभी तो हम यहाँ ही नहीं पहुंचे, तो फिर इस तरह तो कभी ऐसे भी से निगोशिएशन का तरीका तो सीखें, उनसे कहें। ये सियासतदान असल में इतने सालों के जो है ना, ये सारे इतने करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, अक्सर इनमें से बड़े बड़े जो हैं, कि इनको पता नहीं लगा कि सियासत क्या होती है। चक्कर ये है सारा, जो सिंसियर है उनको आगे आने नहीं देते। जो इनके बहुत अच्छे लोग हैं, मंदोखेल साहब जैसे लोग, ये इनको तो वोट जो है किसी न किसी तरीके से रब ही कर जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ इनको, एज ए लॉयर भी जानता हूँ इनको, इनके वैसे भी मैं इनसे वाकिफ हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन अब उसके मुकाबले में ख्वाजा आसिफ को देखें, शहबाज शरीफ को देखें, नवाज शरीफ को देखें, जिन्होंने अपने घर भर लिए, मुल्क गरीब हो गया। इन लोगों को, ये लोग तो इस तरह से टाइम गुजार देंगे। और ये अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि जी ये पाँव पकड़ें, फलां करें, ये उन्होंने अपने लीडर से सीखी है। पाँव पकड़ना, माफ़ी मांगना, 10 साल जो है मुल्क से बैरून मुल्क चले जाना, मुल्क बदर हो जाना और सियासत से दस्तबरदार हो जाना, ये किसने की है? ये सियासत इमरान खान ने की होती है तो वो तो कब का बाहर निकल जाता। उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं जेल में हूँ तो कोई बात नहीं, जेल में हूँ। बात ये है कि किसी असूल के ऊपर बात चलाएं। जब हमने दूसरे मुतालबात को ख़त्म नहीं कर दिया, हमने कहा कि चलें ये बुनियादी वो हमारे जो मुतालबात हैं, जो 26वीं तरमीम से लेके जो 27 फॉर्म 47 के ऊपर भी आ जाते हैं,
वो इलेक्शन ऑडिट के ऊपर भी आती है बात, वो बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन हम कह रहे थे कि चलें आप यहाँ से शुरू करें। अगर आप सारी बातें कहते हैं कि जी वो जो हैं शहीदों के मुजस्मे भी गिराने वाले जो हैं पीटीआई के थे, और वो सारे जो जिन्होंने जलाया, जिन्होंने घेराव किया, वो सब पीटीआई के थे, तो फिर कबाहत क्या? आप कमीशन बनाए, कमीशन जो है सर सुनिए ना, फिर तो कमीशन जो है वो पीटीआई को झूठा करेगा ना। जब ये सारी बातें जैसे आप कह रहे हैं अगर ये सच्ची हैं, तो फिर तो आपको एक वक्त ज़ाया किए बगैर कमीशन बना देना चाहिए, क्योंकि वहां जब ये रिपोर्ट आएगी तो पीटीआई तो फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन हकीकत ये है कि मुंह दिखाने के काबिल ये खुद नहीं है, इसलिए ये खौफ है इनको कि ये सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी। प्रॉब्लम तो ये है इनके साथ, क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया है, अगर ये सच्चे होते ना, तो पंजाब पुलिस जो है वो हरकत में नजर आती है आपको 9 मई को, और अगर उस हरकत में नजर नहीं आई थी तो 9 मई के वाक़े के फौरन बाद आईजी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की होती। ये क्यों नहीं आई? लेकिन आपने तो रिवार्ड दिया, आपने मोहसिन नकवी साहब को रिवार्ड दिया, उस जो उन्होंने सहूलतकारी का सर अंजाम दिया था काम, उसके ऊपर उनको सेनेटर बना के उनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। ये सारी बातें जो हैं ये उस वक्त ही खोलेंगे ना जब आप कोई काम करेंगे। अब चले ठीक है, वो तो खैर जो काम कर रहे हैं उसके रास्ते में भी आप लोग मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं कि रुकावटें डाल रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मेरा इशारा है, मैं उस पर आपसे ही बात करूंगा। उस्मा साहब आपसे भी इसका जवाब लेना चाहूँगा। जरा मंदोखिल साहब से पहले कानूनी मामला पर मैं चाहूँगा वो इस पर रिप्लाई करें। 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंदोखिल साहब चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और मौक़िफ़ ये अपनाया है कि आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील किया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है और इस आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इस तरमीम को रोल बैक किया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसका जवाब आप एक पार्लियामेंटेरियन से भी ले सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे भी लूँगा, चले पहले आप ही जवाब दे दीजिए, क्या रोल बैक हो सकती है ये तरमीम? 26वीं आईनी तरमीम जो की गई है, इसका इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास इसका इख्तियार नहीं है, और ये 2/3 मेजॉरिटी से की गई है। और अगर इसको खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में शो करनी पड़ेगी, फिर ये इसको खत्म कर सकते हैं। ये और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए आप पार्लियामेंटेरियंस को आप ना समझे कि उनको कोई कानूनी नुक्ता नहीं पता, क्योंकि नहीं, बिल्कुल आप लोग लेजिस्लेटर्स हैं, आप हम ही लोग लेके आए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट तरमीम नहीं लेके आ सकती है। दूसरी तरह मुझे प्लीज काइंडली जरा एक दो बातों का मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। ये हर एक के ऊपर जो इल्जाम तराशियां करते हैं ना कि फलाना करप्ट है और ढिमकाना डाकू है और चोर है, तो भाई साहब आपके सादिक और अमीन होने का जो भांडा है वो बीच चौराहे में फूट चुका है। आपको अभी जो 14 साल की जो सजा हुई है वो भी आपकी करप्शन पे हुई है। आपको जो तोशा खाना 2 है वो भी आपका करप्शन का ही केस है। आप के जो फरा गोगी जो लेके भागी हुई है ना, मनी लॉन्डर करके सारे पैसे बाहर, वो भी करप्शन का केस है, जिसके सारे ताने बाने आपके साथ जुड़ते हैं। तो आप मेरे बानी करके ये लोगों पे जो है इल्जाम तराशियां करने का, आपकी फेलियर का सिर्फ सबसे बड़ा जो रीजन ही यही था कि आप किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, और बीच में आपने सबसे ज्यादा आपके दौर में 3.5 साल में करप्शन अरूज पे चली गई। और पंजाब का तो ये हाल था कि इनके पीटीआई के अपने एमएनए और एमपी रो के कहते थे बानिकों के खुदा के लिए ये अपने वसीम अकरम प्लस को हटाएं, इसकी वजह से हम अपने हलकों में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो ये बातें जो है ना, ये मेरे बानी करके ये, और ये बिल्कुल ठीक है। चले उस्मा साहब बिल्कुल आपका पॉइंट है, आगे बढ़ूंगा। मंदोखिल साहब आप समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है, उस दरखास्त को लेकर क्या ये 26वीं आईनी तरमीम अदालतों के जरिए दरखास्तों के जरिए रोल बैक की जा सकती है? नवंबर को रोका है, तब आपको प्रॉब्लम है, आप कहीं तो खड़े हो जाएं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं की जा सकती है, हमें बता दें। ठीक है उस्मा साहब आपका पॉइंट आया, बिल्कुल बयान आपके सामने, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। जी मंदोखिल साहब। जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आपके सामने आ चुका है। अदालत के पास असम्बली के आर्टिकल 9 के तहत वो किसी असम्बली के प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत ही नहीं कर सकती है, और ये हमने माजी में भी देखा कि जहाँ जहाँ मुदाखलत हुई है वहाँ उनका फैसला माना नहीं गया।
अब मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, आप सबको पता है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि जिनकी ये ख्वाहिश है या जिनकी ये सोच है कि ये रोल बैक कर देंगे, तो उसको याद रखना चाहिए कि तो इन्हें पार्लियामेंट बिल भी पिछले असेंबली पास करके बैठी हुई है, वो भी एक कानून बना हुआ है। और जारी बात है जब असेंबली है, और फिर मुझे ये भी बता दी कि पीटीआई ने आज ही जो 24वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दी है। लेकिन आप मुझे बता दो वही साहब से जरा पूछ के कि आप मुझे बताओ कि ये आपको 24वीं तरमीम आज याद आ गई है, जहां उसी 24वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने हल्फ उठा लिया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सीनियर प्रीनी जज का हल्फ उठा लिया है, और उसके बाद चारों सूबों में जजेस जो है ना उसके तहत जो है ना वो अपॉइंट और है या हो चुके हैं। और फिर उसके हवाले से आपने अपने जो मतलब के लोग थे, आपके अपने मनपसंद कैंडिडेट थे, वो लिस्टें आपने दे दी जुडिशल कमीशन में। तो ये कुछ समझ में नहीं आया मंतक कि ये सारी चीज, और कल ही आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप भी मिल गया। ठीक है। और फिर उसके अलावा आपने मनपसंद आपकी पीटीआई ने बाकायदा लिस्टें दी है चारों सूबों में जहां जुडिशल कमीशन है कि ये हमारे जज है, इनको भी लिया जाए। तो क्या इसकी इनकार कर सकते हैं? तो आप मुझे बता दो कि ये सारे जो मीठा मीठा है वो तो हप कर रहे हैं, अब कड़वा किधर है जो आपको नजर आ रहा है, जो आपको तू कर रहा है उसको तो तू के लिए तो कुछ छोड़ा ही राइट, बिल्कुल ठीक है। मधुखिल साहब आपका पॉइंट है कि जो पार्लियामेंट से अमेंडमेंट होती है वो अदालत उसको रोल बैक नहीं कर सकती है। अहमद साहब, आप लोग फिर दरखास्त लेकर गए तो बेजरर हुई? जी फरमाइए। जो दरखास्त आप लोग, मधुखिल साहब ने कहा कि आर्टिकल 9 के तहत पार्लियामेंट से जो भी तरमीम पास हो, उज़मा साहिबा ने भी कहा कि 2/3 मेजॉरिटी से हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट से रोल बैक नहीं हो सकती, पर आप लोग दरखास्त लेके गए वो तो बेजरर हुई। नहीं देखिए, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 188 भी है। अच्छा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये रिव्यू का हक हासिल है। किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को वो ऑन द टच स्टोन के जहां पे पाकिस्तान का आइन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा जो है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है, अगर वो खराब हो जाए, ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो मुतज़लज़ल हो जाए, या कुरान और सुन्ना के खिलाफ कोई बात आ जाए, या फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके खिलाफ कोई इनेक्टमेंट हो जाती है, या ऐसी अमेंडमेंट के साथ उस पर इफेक्ट आता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती। ये आइन के अंदर अभी भी मौजूद है, आर्टिकल 188 जी, जिसके तहत ये वो समाअत होगी और ये हक हासिल है। ये अगर ये खत्म करेंगे तो फिर तो अगर डिस्पोटिज्म आया हुआ है वो टोटल डिस्पोटिज्म हो जाएगा। ये मंदुखेल साहब ने ख्याल नहीं किया इस बात का, ये उसके अंदर मौजूद है। बाकी वो मोहतरमा हमारी जो है वो तो क्योंकि वो लीगल एक्सपर्ट नहीं है इसलिए राय अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपको बता दूं इस आइन को देखें, जो ना ये बातें खत्म हो चुका है, वो तो पॉइंट आउट करें पहले आप। और दूसरी बात ये है कि देखें मधुखिल साहब, आपने बात सुने रहा, जब भी कोई एक्ट आता है असेंबली पास करती है, पार्लियामेंट पास करती है, मैं वही सबसे सवाल पॉइंट आउट कर रहे हैं क्या बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन है। 26वें आईनी तरमीम के बाद वो चीफ जस्टिस बने हैं। राइट, चलें ठीक है। उस्मा साहब आपका भी पॉइंट है। मधुखिल साहब आप सवाल कर रहे हैं, फिर मुझे जाना है ब्रेक पर। मधुखिल साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं वैसे साहब से? इसके ऊपर वहां बहस होगी। ये कर रहा था वो साहब से, जब ये 188 की बात कर रहे हैं तो 188 की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई है, कहाँ हुई है? तो जजेस ने देखिए, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था पुराना आइन के तहत, और वो नहीं बन सके क्योंकि नया कानून आ गया है, नया 24वीं तरमीम आ गया, तो उससे तो खुशी हल्फ उठा लिए। जी अहमद अब्बास साहब, शॉर्टली रिप्लाई प्लीज, मुझे ब्रेक पे जाना है। अहमद साहब, वायलेशन तो ये हुई है कि आपने अपने मनपसंद जजेस की लिस्टें आपने दी है उसी आइन के तहत, उसी 24वीं तरमीम के तहत। जी जी, जहाँ मीठा है वहाँ तो आप अहमद साहब जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। किसी तरीके से ये देखिए बात ये है कि जो आप कहते हैं, सवाल ये है कि जिस वक्त और कोई काम नहीं है, बस इनका एक ही उसी को मोटिव है कि जुडिशरी में कोई ना कोई हम जो है अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। कोर्ट को मिली हुई है, ये आइन दे रहा है उसको ये अथॉरिटी।
चलें, आइन अथॉरिटी दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। कथा कलामी की माजरत चाहूँगा। अहमद आदिल खान मंदुखेल साहब, उस्मा कारदार साहबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क भर से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों का, दहशत गर्दों का कला कमा करने का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे जो गजा में अमन मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद भी जारी है। मुस्तकिल अमन कब कायम होगा, ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में ताज़ा कार्रवाई की है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ज़िला बाग में 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मुल्क भर से दहशत गर्दी का कला कमा किया जा रहा है और इस ऑपरेशन में मज़ीद कितनी तेज़ी की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो जाए। और गज़ा में जो अमन मुआहदा कायम हुआ है उस पर भी अमल दरामद शुरू हो चुका है। फ़लस्तीनी खुश हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से फिर भी थोड़ी बहुत मज़ाहमत की जा रही है। जो अमन मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। फायरिंग का सिलसिला वक्फे से मुख्तलिफ एरियाज़ में ऐसी खबरें सामने आती हैं कि इसराइली फोर्स की जानिब से किया गया। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि बमबारी रुक गई है, बंदूकें भी काफ़ी हद तक खामोश हो चुकी हैं। मुस्तकिल अमन मुआहदा कब कायम होगा, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ज़िगार ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार हसन साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पाकिस्तानियों को अमन पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को मुकम्मल पुरअमन करने के लिए कार्रवाइयों को तेज़ कर रही है। मज़ीद 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जो दहशत गर्दों का कला खमा किया जा रहा है, इसमें मज़ीद कितनी तेज़ी की ज़रूरत है सर? आई थिंक खातर का स्पीड है। अगर आप देखें पिछले 2 साल से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज पे आई जो अज़्म बेसिकली इस्तेकाम के नाम से भी जानी जाती है। अज़्म पाकिस्तान कह लें, अज़्म इस्तेकाम कह लें। उसकी वजह यही है कि आपने मल्टी डायमेंशनल आई थिंक डोमेन में मूव करना है और पाकिस्तान को अच्छी खासी सक्सेस मिली है। अगर आप देखें एक तो मिलिट्री ऑपरेशन है जिनका आपने जिक्र किया, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। कोशिश की जाती है कि कोलैटरल डैमेज ना हो और फौज को ठिकाने लगाया जाए, या बलूचिस्तान में कुछ सब नेशनल ग्रुप एंड लाइक बीएलए। कल भी आपने देखा कि हम लोगों ने हथियार डाले, में स्टीमिंग हुई। साथ साथ एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है जो रीजनल लेवल पे बड़ी कामयाब रही है मॉस्को फॉरवर्ड पे, जिसमें पूरे रीजन को साथ में मिलाएगा। और वो चीज़ें चूँकि सामने है, तालिबान बाद नहीं आ रहे थे इन लेट्स से टेरराइजिंग द नेबरहुड। और अभी आपने देखा है कि ट्रंप ने आज बंद कर दी है उनकी इमदाद भी। तो आई थिंक अमेरिका से $87 मिलियन पर वीक आ रहे थे, वो भी चोक हो रहा है। बाकी ऑप्शन दी गई है कि अगर तालिबान एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे बिहेव करते हैं तो चीज़ें बड़े आराम से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकती हैं। हमारी खुदा न खास्ता दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वो इंसिस्टेंट हैं कि जी या दे इंसिस्ट की हमने ये एज अ टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करना है, तो फिर हार्ड पावर इस्तेमाल होगी, दोनों तरफ होगी अफगान पाकिस्तान बॉर्डर की। जहाँ जरूरत पड़ेगी विल स्ट्राइक अक्रॉस, जो इस साल पिछले साल 2 दफ़ा की जा चुकी, और विद इन जो है कोई आई थिंक टॉलरेंस की गुंजाइश ही कोई नहीं है। और उसमें आई थिंक इनको लास्ट दहशतगर्द तक लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह 2025 आप खुद देखेंगे कामयाबी का साल होगा और अमन भी आएगा। अभी भी आप देखें तो अभी जो रेशो है ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। ख्वारिज की जो पहले रेशो थी वर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस, अभी ऑलमोस्ट 10:1 जा रही है। अगर 10 ख्वारिज को मारा जा रहा है तो हमारी अगर एक शहादत हुई, जो आई थिंक शोज के रेजिलियंस भी है फोर्सेज में, डिटर्मिनेशन है लीडरशिप में, और पोलिटिकल लीडरशिप का जो है पोलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का इसके ऊपर आई थिंक कंसेंसस है। सिर्फ आई थिंक थोड़ा जो ढीलापन नजर आता है वो केपी की गवर्नमेंट इटसेल्फ है, जहाँ गवर्नेंस के इश्यूज हैं, कि वो भी अपना किबला दुरुस्त कर लें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं अगर सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपना किबला दुरुस्त कर ले तो। गज़ा अमन मुआहदे की बात कर लेते हैं। वहाँ पर अमन मुआहदा कायम हो चुका है, इसको मुस्तकिल अमन की तरफ जाता देख रहे हैं? वहाँ पर गज़ा में अमन कायम होता? आई थिंक इसकी 3-4 वजूहात हैं जो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जो टोटल ऑर्डिनेंस डिलीवर हुआ है गजा में ये हिस्टोरिक है 90,000 टन, और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब फेंका गया था वो 15 अब कह लें 1000 टन का था। तो इसका मतलब टेक्निकली 6 न्यूक्लियर वेपन ऑफ हिरोशिमा साइज जो है इजराइल वो मार चुका है गजा पे। सो दैट्स, इसको अगर आप कंपेयर करें वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ी बॉम्बिंग हुई थी लंदन की, ड्रेसडन है जर्मनी में, या कुछ और रूर का इलाका है इनका इंडस्ट्रियल, उससे भी 3 गुना ज्यादा बॉम्बिंग हुई है। सो एक तो हिस्टोरिक है, यानी इजराइल की जो दाइवा पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू करके प्रॉपर एक जेनोसाइड हुई है। अभी इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो जो इजरायली आर्मी है और मिलिट्री वो खुद थक चुकी है, मतलब ये आप कह लें कि लॉजिस्टिकली एग्जॉस्टेड भी हैं। 20,000 केसेस हैं पीटीएसडी के,
और हिजबुल्लाह को आपने देखा है, उनके साथ भी इनका अमन माहिदा हुआ, वो रीग्रुप हो रहे हैं। हमास को भी आपने देखा दोबारा बाहर आ गई, बल्कि बड़ी नई गाड़ियों पे बाहर आए हैं। तो ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। और आई थिंक दूसरा बड़ा फैक्टर ट्रम्प का था, बिकॉज ही वांटेड के किसी न किसी तरीके से अब्राहम अकॉर्ड को दोबारा लेट से रोड पे लाया जाए और अमन की तरफ जाया जाए, बिकॉज उसके अंदर उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। वो जेन्युइनली फील करते हैं कि ये वॉर्स का कोई फायदा नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर पे भी उनका एक स्टांस है। तो ये भी आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर था। और तीसरा जो है, आई थिंक किसी न किसी हद तक जो रीजनल कंट्रीज है, इसमें मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, इस तरीके से पाकिस्तान है, टर्की है, एक एक्सटर्नल प्रेशर भी डाला गया है। और मेरे ख्याल में इसराइल डिस्पाइट की जितनी बड़ी मर्जी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, उसका जो औरा था, डर का, खौफ का, हेजेमनी, वो ख़त्म हो गया। और अभी अक़वाम ने बता दिया है कि चाहे वो निहत्थे भी हों, अगर आप अपने स्टांस पे कायम हैं तो आप इसको लड़ सकते हैं। लेकिन जब फ़लस्तीनियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, 47,000 शोदा की लिस्ट है, लेकिन कहा जा रहा है कि 30-40% अभी जब मलबा हटाया जाएगा उसके अंदर से शायद आपको बॉडीज मिलेंगी। इसका मतलब है कि ये तादाद जो 70-80 हज़ार हो सकती है। लेकिन आई थिंक सल्यूट करते हैं फ़लस्तीनी अवाम की रेजिलियंस को, कि उन्होंने साबित किया कि जिंदा कौमें जब डट जाएँ तो वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे के अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ी अहम बात मैं चाहूँगा आपसे उसका भी जवाब लूँ। वो ये कि हम देख रहे हैं कि वक्फे से जहाँ पर मौका मिलता है इसराइली फोर्सेस को गजा के बॉर्डर पर फायरिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। गोलाबारी तो नहीं हो रही, लेकिन फायरिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तो ये इस तरह के इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं, ये मज़ीद क्या कशीदगी दोबारा बढ़ा सकते हैं, कशीदगी को हवा दे सकते हैं? क्योंकि अगर हमास ने भी इस पर कोई जवाबी कार्रवाई कर दी तो फिर तो जंगबंदी का मुआहदा ख़त्म हो गया। इसमें बिल्कुल चांसेस हैं। सिर्फ ये है कि इसराइल का आपने देखा है कि अभी लीडरशिप फ्रैक्चर का शिकार है। एक आपने प्रेशर रिलीज करना है जो क्रिटिकल है। उनके आर्मी चीफ को जो है, डिफेंस फोर्सेस चीफ को सैक करना पड़ा और शायद उसने रिजाइन किया है, जनरल हलवी ने। इसी से पहले जो डिफेंस मिनिस्टर था उसको हटाया गया। और अभी इवन नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर स्पेशली राइट विंग का भी और लेफ्ट विंग का भी है, बिकॉज लिबरल भी चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, राइट विंग चाहता है कि कंटिन्यू, और वो कह रहे हैं आपने कॉम्प्रोमाइज किया। उसको आई थिंक जस्टिफाई करने के लिए आप देख, वेस्ट बैंक में भी आपने देखा है कि उन्होंने ज्यादतियाँ की हैं, बिकॉज वहाँ सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो अक़वाम है इसमें आई थिंक इजिप्ट ने भी एक धमकी दी है कि अगर अब आप अभी दोबारा इस तरीके से करते हैं तो फिर दे विल गेट आउट ऑफ इट, इस सारे सिस्टम से। और ट्रम्प का भी प्रेशर है तो शायद इसको सस्टेन किया जा सके। लेकिन बात वही है कि इसमें इसराइल का जो आप कह लें कि एक दाहिवा पॉलिसी है जो 1948 से जारी है, वो फ़लस्तीनियों की ग्रेजुअल जेनोसाइड है। जहाँ मौका मिलता है बहुत ज़्यादा इसको एक्सेसिव कर देते हैं, जहाँ मौका मिलता है रहेगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर डाल के भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, मिनिमम है। वैसे तो फ़लस्तीनियों का हक पूरी रियासत पे है, लेकिन मिनिमम 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाएं। और शायद खित्ते में जो है, क्योंकि सीरिया में बहुत बड़ा चेंज आया है, स्पेशली STS जब से आई हो, तो इसराइल को ये भी थ्रेट है कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट के लिए खतरा बन सकती है। तो शायद ये सारी कैलकुलेशन जो है इस तरफ इशारा कर रही है कि 2025 जो है एक आई से ग्रेजुअली अमन की तरफ मूव करेगी। बिल्कुल ठीक है, 2025 ग्रेजुअली अमन की तरफ मूव करेगा इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार हसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। वक़ार साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में देने के लिए। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि जो फ़लस्तीन में गज़ा में आर्जी अमन कायम हुआ है वो मुस्तकिल अमन की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।